हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 फॉर द सेम चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, समझना कुछ कुछ जगहों पर ही है। जैसे आज सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस समझना है, बट इस चैप्टर में समझ के भी अल्टीमेटली आपको याद ही करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फ्रेम योर आंसर्स। ठीक है, मैं आपको टेम्पलेट दिखा दूंगी बेटा कि देखो इस प्रोसेस के लिए ऐसे लिखना है। ठीक है, टाइप्ड कंटेंट है, बट जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है। आपने प्रोसेस समझ लिया, उस समझने के बाद इतनी अंग्रेजी तो बेटा हम सबको आती है कि हम उसको अपने आंसर्स को फ्रेम कर सके। पॉइंट वाइज फ्रेम करोगे तो बेटर होता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है एंड फिर आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पर कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, दही में कौन सा माइक्रोब है, क्यों वो यूजफुल है, क्या करता है, चीज में, ब्रेड में, टॉडी में, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में, इडली डोसा में। हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी देखा था, एंजाइम्स में, एंटीबायोटिक्स में और अल्कोहलिक बेवरेजेस में। आज हम देखने वाले हैं इसमें द सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है माइक्रोब्स का। ठीक है, और ये सारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं नहीं, इस चैप्टर में हम सिर्फ यूजफुल माइक्रोब्स ही पढ़ेंगे। यस, यूजफुल माइक्रोब्स। तो एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स भी पढ़ लेंगे, देखो मैम के साथ आप रिवाइज भी कर लेना। एनसीईआरटी लेकर के बैठो बेटा, पॉज करो, एनसीईआरटी लेकर के आओ, और क्योंकि एनसीईआरटी में फिर आप लाइन ठीक कर लोगे, जब मैं आपको अपने साथ पढ़ाऊंगी तो आप भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है, दो गोल होगा, एक तो होगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट और दूसरा गोल होगा बेटा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है रीड करते हैं, बाकी तो हमने पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर लिया है सारे एनसीईआरटी के लाइंस को। वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे। ठीक है, हमारे सिटीज में और टाउन्स में जो मेजर कंपोनेंट होता है दिस वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये जो म्युनिसिपल, व्हाट इज सीवेज, कैसे सीवेज को डिफाइन करोगे बेटा, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है ना उसी को हम बोलते हैं सीवेज। सबको पता होगा, सीवर की लाइंस देखी होगी, पाइप्स देखी होगी। तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका ध्यान रखती है। हर स्टेट का अपना अलग अलग एरिया का अपना अलग अलग कॉर्पोरेशन होता है। आपने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी सुना होगा, यहाँ दिल्ली का आपने एमसीडी सुना होगा। तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो घर से निकलते हैं कचड़े, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सीवेज। ठीक है, सीवेज का ज्यादा से ज्यादा कॉम्पोजिशन सबसे मेजर होता है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसको हम सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, और ये अच्छे नहीं है, ये पोल्यूटेड वाटर है बेटा। मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, इसमें जो माइक्रोब्स हैं इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं। पैथोजेनिक का मतलब हार्मफुल, दैट मीन्स वो हमें बीमारियां लगवा सकते हैं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? जो हमारे घर से इतना पानी निकल रहा है बेटा, जो पाइप्स सीवेज से कनेक्टेड है, सीवर लाइन से कनेक्टेड, उन पानी का होता क्या है, उन गंदे पानी का, उन वेस्ट वाटर का होता क्या है, क्योंकि ये कचरा तो डेली बेसिस पर निकल रहा है ना बेटा। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल बॉडी। एक तो लोगों को ये लग सकता है कि ये जो पानी हम सबके घरों से निकल रहा है, सिटी से निकल रहा है, टाउन से निकल रहा है, ओवरऑल इनको हम नेचुरली रिवर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते, नहीं कर सकते। ये हाईली पोल्यूटेड वाटर है। अगर हम इसको बिना ट्रीट किए ऐसे ही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन। तो हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस सीवेज वाले पानी को ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट कैसे होती है वही हमें देखना है। उस ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो हम एज इट इज रिवर और स्ट्रीम्स में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। फिर एनसीईआरटी लिखती है आपको वजह पता होगी, आप समझ सकते होगे। तो वजह क्या है, बिकॉज दैट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। डिस्पोजल से पहले सीवेज को ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीपीज बोला जाता है। क्यों किया जाता है, रीजन ऑलरेडी लिखा हुआ है,
to make it less polluting. Treatment of wastewater is done by, इसके बाद उन्होंने लिखा था it is done by heterotrophic microbes. तो मैं इसके बारे में लिखवा देती हूँ, देखो क्या है. ठीक है, एनसीईआरटी हमारी कहती है जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं सीवेज. ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कंसिडर्ड टू बी सीवेज. अब ये सीवेज का मेजर कंपोनेंट कौन है बेटा, इसका मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटा. मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा. ठीक है, इसके अलावा देखना स्पेलिंग क्या लिखी है मैम ने, ह्यूमन एक्सक्रीटा, मेजर यही होता है. इसके अलावा दे कंटेन ऑर्गेनिक मैटर. सीवेज कंटेन बेटा ऑर्गेनिक मैटर प्लस दे कंटेन माइक्रोब्स. कौन से माइक्रोब्स, पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, है ना. सीवेज इज हाईली पोल्यूटेड. सीवेज इज हाईली पोल्यूटेड, therefore cannot be discharged or disposed of directly into rivers या water streams. तो क्या करना चाहिए, बिफोर डिस्पोजल. तो भैया इतना पानी रखेंगे कहाँ, अच्छा वाला पानी तो है नहीं कि रख भी लें. इतने पानी को क्या करें हम, बिफोर डिस्पोजल sewage has to be treated. Where it will be treated, it will be treated in sewage treatment plants. Sewage treatment plants, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, STPs. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग इट, अगर आपसे कोई पूछे पर्पस ऑफ ट्रीटिंग सीवेज, अगर आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग सीवेज, पर्पस ऑफ ट्रीटिंग सीवेज, तो एक ही पर्पस है बेटा, आंसर वुड बी टू मेक इट, एनसीईआरटी भी तो लिखती है, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है. अगर इसको एज इट इज डिस्चार्ज कर देंगे रिवर बॉडी में, इफ इट इज as it is discharged into river body, it will cause water pollution. ठीक है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर एक नदी बह रही है, ठीक है, काफी बड़ी नदी है, सारा कचरा इसी में डिस्पोज ऑफ किया जाता है. ठीक है, जो सीवर का लाइन है आपने देखा होगा बेटा, अगर सीवर का लाइन आ रहा है और ये लाइन डायरेक्टली नदी में खुल रहा है, इस सीवेज में कोई रास्ते में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली इस सीवेज को रिवर बॉडी में डंप कर दिया जाता है. तो ये सीवेज इट इज नॉट ट्रीटेड, ये सीवेज ट्रीटेड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज हाईली पोल्यूटेड. तो बताओ ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा कि नहीं रिवर बॉडी में, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा, आपको ऑलरेडी पता है कि सीवेज में कितने भर भर के पैथोजेंस है, कितने भर भर का ह्यूमन एक्सक्रीटा है, तो पोल्यूशन ही तो जाके क्रिएट करेगा. तो हमें क्या करना चाहिए, जो सीवेज की जो लाइन होती है ना बेटा, उसमें जो सीवेज होता है इसको सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए, इसको पास करवाना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से. ठीक है, तो जब सीवेज बेटा सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट के थ्रू होता हुआ आएगा, तो नाउ दिस विल बी अ ट्रीटेड सीवेज.
ठीक है, अब ये ट्रीटेड सीवेज कम पोल्यूशन वाला होता है, तो जब तुम अब इसको रिवर बॉडी में डिस्चार्ज करोगे तो इतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। काफी हद तक तुमने इसको ट्रीट कर लिया है और काफी हद तक तुमने इसका पोल्यूशन कम कर दिया है। अब जाकर के तुम रिवर बॉडी में डिस्चार्ज करोगे तो वाटर पोल्यूशन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब हमें यही देखना है कि आखिर ऐसा प्लांट्स में क्या होता है जिसका मदद लेते हैं हम, जिसकी हेल्प लेते हैं और हम सीवेज को ट्रीट भी कर देते हैं, सीवेज का पोल्यूशन भी कम कर देते हैं, फिर इसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ठीक है, तो पर्पस हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे करें, हाउ इट इज डन। तो क्वेश्चन है हाउ सीवेज इज ट्रीटेड, तो साथ ही साथ में आपको लिखवाते भी जा रही हूं, हाउ सीवेज इज ट्रीटेड। ठीक है, कहां ट्रीट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो सीवेज इज ट्रीटेड बाय naturally occurring heterotrophic माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स तुम बाहर से नहीं डाल रहे हो बेटा, ये नेचुरली अकरिंग है। दैट मीन्स ये माइक्रोब ऑलरेडी प्रेजेंट है सीवेज में, तुम्हें बाहर से कुछ नहीं डालना पड़ रहा है। वो वाला माइक्रोब जो सीवेज को ट्रीट कर रहा है वो सीवेज में ही प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछे इसका नेचर क्या है तो ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर का है। ठीक है, और सीवेज जो ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट इज डन इन 2 स्टेप्स। पहला होता है बेटा फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी मतलब सबसे पहले, क्योंकि इसमें फिजिकल चीजों का इस्तेमाल करके कचड़ों को हटाया जाता है, इसलिए इसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है बेटा, इसमें 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या आता है बेटा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्टर तो आपको सबको पता होगा, छानना। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छन्नी से ही छान लो। ठीक है, दैट इज फिल्ट्रेशन। और जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से करोगे, फिर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन स्कूल में किया होगा ना, एक मिट्टी को पानी में बीकर में डिसॉल्व करके रख दो, फिर साइड में छोड़ दो, टच मत करो, तो मिट्टी सारी सेटल हो जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। तो दिस इज हाउ सेडिमेंटेशन इज डन। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर से पास हो जा रहे हैं उनको सेडिमेंटेशन से हटा दो। सेडिमेंटेशन के बाद तुमने तो सिर्फ मोटा मोटा कचरा हटाया है, जो कचरा ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है उस पानी में उसको कैसे हटाओगे, तो उसके लिए तुम्हें कराना पड़ता है बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो सीवेज को ट्रीट करने के लिए, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसी में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ टाइप्ड है, बस पहले आप समझ लो। तो मैंने एक सेटअप बनाया है आपको समझाने के लिए। ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये एसटीपीज है। ठीक है, अब एसटीपीज में क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार के टैंक्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सीवेज आया इस प्लांट में, यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, सीवेज आ रहा है। क्यों आ रहा है सीवेज बेटा, सीवेज आ रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दिस सीवेज इज हाईली पोल्यूटेड। जब तक तुम ट्रीट नहीं करोगे, ट्रीटमेंट प्लांट्स में नहीं भेजोगे, ट्रीट कैसे होगा। जैसे अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखे होंगे बेटा, पानी को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, क्लोरीन वगैरह का इस्तेमाल करके, तभी इसमें क्लोरीन का टेस्ट आता है। ठीक है, साफ किया जाता है तभी हम उसको पी सकते हैं, अदरवाइज पैथोजन वाला पानी हम थोड़ी पियेंगे। तो सीवेज भी बहुत पोल्यूटेड है, इसको भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखो मैंने एरो बना रखा है बेटा, मैंने देखो एरो बना रखा है कि कहां से कहां तक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। पहले के जो 2 डब्बे हैं, ठीक है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, बाकी उसके बाद से सारा का सारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। आप एरो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने बताया था, उसमें 2 स्टेप लगता है। सबसे पहला जो है
ये स्टेप किसको दिखाता है बेटा? फिल्ट्रेशन को। तो ये फिल्टर करने वाला टैंक है, दिस इज फिल्टर करने वाला टैंक, दिस इज फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्टर कर लेते हो, उसके बाद क्या करते हो बेटा? सेडिमेंटेशन। तो ये कौन सा टैंक है बेटा? सेडिमेंटेशन टैंक। और ये दोनों प्रोसेस, दोनों टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। अब फिल्ट्रेशन में तुम क्या करोगे बेटा? फिल्टर लगाओगे। तो फिल्टर देखो कैसे होता लगता है, पहले फिल्टर बड़े साइज का होगा, ठीक है, छानने के लिए। उसके बाद जस्ट सेकेंड, देखो पहले मोटे मोटे साइज का फिल्टर लगा हुआ है, अब धीरे धीरे हर प्रकार के फिल्टर्स लगे होते हैं डिफरेंट साइजेस के। इसके बाद ये देखो, इसके बाद फिल्टर की साइज और छोटी हो जाएगी, इससे भी छोटे, जैसे माइन्यूट चीजों को भी फिल्टर कर ले। तो पहले जो सबसे बड़े बड़े होंगे वो तो यहीं छन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, उसको तो यही वाला फिल्टर छान लेगा। उसके बाद इस साइज के जो पार्टिकल्स होंगे वो जा पाएंगे, इससे बड़े साइज के जो पार्टिकल होंगे वो यहीं छन जाएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो यहाँ पर छन जाएंगे। छन्नी घर में देखी होगी ना, छानने के लिए, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सीक्वेंस में फिल्टर हो रहा है, डिफरेंट प्रकार के फिल्टर हैं, और ये टाइप्स किस पे बेस्ड है? इनके साइजेस पर। तो बड़े बड़े पोर्ट्स वाले सामान इतने पोर्ट्स के जाएंगे, बाकी यहीं रुक जाएंगे, फिर इतने पोर्ट्स के पास होंगे, बाकी यहीं रुक जाएंगे, फिर और छोटे वाले तो चले जाएंगे, ठीक है, बट बाकी यहीं रुक जाएंगे। बट इतने छोटे वाले जो जा रहे हैं, इनको कैसे हटाओगे? इनको तुम सेडिमेंटेशन टैंक में हटाओगे, ठीक है। तो क्योंकि तुम सीक्वेंस में फिल्टर कर रहे हो, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या कहते हो बेटा? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इससे बड़े बड़े पार्टिकल तो तुमने छान लिए, बट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो नहीं छन पाए, उनके लिए तुम इन सारे, अब जो भी यहाँ पर सामान छन गया है, इनको तुम सेडिमेंटेशन वाले टैंक में ले आओगे, जहां पर तुम चीजों को सेडिमेंट करने के लिए छोड़ दोगे। जैसे हम वही मिट्टी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो आप देखोगे कि कुछ चीजें नीचे सेटल्ड हो जाती हैं, और पानी ऊपर ऊपर क्या हो रहा होता है बेटा? फ्लोट कर रहा होता है। तो जो चीजें फ्लोट कर रही होती हैं उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं बेटा? एफ्लुएंट। और जो नीचे कचरा सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं हम स्लज। स्लज वेस्ट है। ये कचरा किसका है? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो कचरा निकला है तो हम इसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। ये पानी किस ट्रीटमेंट से बना? ये एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब लिक्विड पार्टिकल, ठीक है। तो ये लिक्विड चीज कब बन रही है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में, इसको प्राइमरी एफ्लुएंट बोल रहे हैं। तो तुम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सीवेज को कंप्लीटली साफ कर दे रहे हो? नहीं, तुमने सिर्फ मोटा मोटा पार्टिकल हटाया, मिट्टी विट्टी हटा दी सेडिमेंट करके, बट जो चीजें डिसॉल्व हो गई हैं इस पानी में, तुम प्राइमरी से नहीं हटा सकते, ठीक है। तुम देखो प्राइमरी में सिर्फ फिजिकली रिमूव कर रहे हो, फिल्टर का लगा करके, सेडिमेंट को लगा करके सेडिमेंटेशन टैंक में, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल प्रोसेस। इसमें कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के जरिए हम सिर्फ मोटे मोटे पार्टिकल्स या छोटे मोटे सैंड पार्टिकल्स जो सेडिमेंट हो जाते हैं उनको तो हटा लेंगे। अब ये जो कचरा नीचे इकट्ठा हुआ है, प्राइमरी स्लज, स्लज मींस वेस्ट, कचरा, ठीक है, इसको नीचे वाले नलके में कलेक्ट कर लो और इसको डिस्पोज ऑफ कर लो। इसका काम ही क्या है? हटा लो इसको। बचा तुम्हारे पास क्या बेटा? बचा तुम्हारे पास ये पानी। Not this पानी साफ पानी, no, it is still polluted because it has so many dissolved thing जो खराब है। अब क्या करोगे? इस प्राइमरी एफ्लुएंट को पास कर दोगे, पास टू सेकेंडरी टैंक्स। इनको सेकेंडरी टैंक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब यहां से सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जो टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होंगे उनका सेकेंडरी टैंक नाम होगा, जो टैंक्स प्राइमरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होंगे प्राइमरी टैंक होगा। ये प्राइमरी टैंक, ये भी प्राइमरी टैंक। इस प्राइमरी टैंक का नाम फिल्टर वाला क्योंकि फिल्टर करवाता है। इस प्राइमरी टैंक का नाम सेडिमेंटेशन है क्योंकि सेडिमेंट कराता है। अब नेक्स्ट जो भी टैंक्स लगे हैं वो सारे सेकेंडरी में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला टैंक जो आता है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है, वो है एरेशन टैंक। तो जो भी एफ्लुएंट था बेटा, अब वो यहां पर आ गया। अब यहां पर बेटा ये जो सीवेज आया है इसको घुमाया जाता है मैकेनिकली, ठीक है। घुमाने के लिए, ठीक है, एक एजिटेटर मौजूद होता है बेटा,
एक मोटर है समझ लो, वो घूम रही है, जिसकी वजह से सीवेज पूरा का पूरा मैकेनिकली एजिटेट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एजिटेशन मतलब हिलाना प्रॉपरली, सो दैट इसके अंदर, इस सीवेज के अंदर जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनका अच्छा ग्रोथ हो सके और फिर वो सीवेज को ट्रीट करने में मदद कर सके। तो ये क्या है बेटा, दिस इज एजिटेटर। तो एजिटेटर क्या करता है, मैकेनिकली एजिटेट करता है, सीवेज को हिलाता है, घुमाता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है माइक्रोब्स की। बट इस टैंक का नाम देखो अरेशन है, अरेशन मतलब ऑक्सीजन। इस टैंक में तुम्हें किसकी प्रेजेंस दिखाई देगी बेटा, ऑक्सीजन की, बिकॉज वो जो यूजफुल माइक्रोब सीवेज के अंदर है, जहां पर, ठीक है, जो यूजफुल माइक्रोब सीवेज के अंदर है, जिसकी प्रॉपर ग्रोथ इसी टैंक में होती है, सीवेज को घुमा घुमा कर, वो प्रॉपरली तभी वर्क करता है बेटा जब ऑक्सीजन हो। दैट मीन्स वो कैसा माइक्रोब है, एरोबिक या एनारोबिक, तो बोलोगे एरोबिक माइक्रोब्स। तो यहां पर किसकी ग्रोथ होती है बेटा, यहां पर ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब्स की, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं नोन एज फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है बेटा, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, किसका जाल है, बैक्टीरिया और फंजाई का, ठीक है, टुगेदर उसको फ्लॉक्स बोलते हैं। और यही वो माइक्रोब्स है बेटा जो यहाँ के सीवेज को डाइजेस्ट करता है। उस सीवेज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर ये फ्लॉक्स खा जाता है। पानी में ऑर्गेनिक मैटर अगर है तभी पानी पोल्यूटेड है, अगर ऑर्गेनिक मैटर सारा खत्म हो जाए, कौन खाएगा उसको, फ्लॉक्स खाएगा, तो पानी भी साफ हो जाता है। तो ये फ्लॉक्स तब तक सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, जब तक ऑर्गेनिक मैटर इससे खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम, हम कहते हैं बीओडी घट गई। मैं बीओडी के लिए अलग कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगी, मतलब अलग से भी पढ़ाऊंगी, सिर्फ सुनते जाओ भी, ठीक है। हम कहते हैं फ्लॉक्स सीवेज को डाइजेस्ट करता है, कैसे करता है, ऑर्गेनिक मैटर इसका खा करके। जैसे ऑर्गेनिक मैटर खा जाता है बेटा, बीओडी घट जाती है। कहते हैं बेटा कि अगर किसी पानी का बीओडी कम है, दैट मीन्स उसका पॉल्यूशन भी कम है। तो इस तरीके से ये जो फ्लॉक्स हैं सीवेज को ट्रीट करते हैं, उनको खा खा करके, तब तक उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, तब तक खाते रहते हैं जब तक बीओडी कम ना हो जाए। अगर एक बार यहां सीवेज की बीओडी कम हो गई, दैट मीन्स पोल्यूशन कम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, सारा का सारा सामान हम यहां पर भेज देते हैं। ये भी कैसा टैंक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला, तो ये भी सेकेंडरी टैंक है। इसका नाम देखो क्या है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। क्यों, क्योंकि ये जहां से जो भी आप सामान लेकर के यहाँ पे डंप कर रहे हो, इन सबको सेटल होने का मौका दिया जाएगा। जो चीज नीचे सेटल्ड हो जाएगी, द थिंग्स विच सेटल डाउन, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सेटल्ड स्लज, क्योंकि ये कचरा नीचे सेटल हो गया है। अब ये स्लज तुम्हें सेकेंडरी प्रोसेस में मिला है, तो तुम उसको बोलोगे सेकेंडरी सेटल्ड स्लज। अब ऊपर पानी फ्लोट करेगा। अब ये जो पानी है, इस पानी को तुम, दिस इज अ क्लीन वाटर, ठीक है, या आप कह सकते हो दिस इज लेस पोल्यूटेड वाटर। नाउ दिस लेस पोल्यूटेड वाटर को बेटा तुम इजिली डिस्चार्ज कर सकते हो रिवर बॉडी, क्योंकि हमने काफी हद तक उस पानी का प्रदूषण, पोल्यूशन कम कर दिया है। लेकिन अगर तुम चाहो इस पानी को पी लो, पी नहीं सकते बेटा, पीने के लिए साफ नहीं है। अगर पीना है तो टर्शरी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जो एनसीईआरटी नहीं लिखती है। उस टर्शरी ट्रीटमेंट में क्लोरीन का इस्तेमाल करके, ठीक है, बहुत ऐसे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करके उस पानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं, तब तुम पी सकते हो। तो ये पानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए ठीक नहीं है, बट ये पानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इतनी तो ठीक है कि तुम उसको रिवर बॉडी में डिस्चार्ज कर दो, सो दैट तुम उसका पोल्यूशन कम कर सको, ठीक है। अब पानी का तो तुमने देख लिया, इस पानी का क्या होने वाला है, पर ये जो कचरा नीचे है, अब इस कचरे का क्या करोगे। इस कचड़े को हम इकट्ठा कर लेते हैं एक दूसरे टैंक में, जिसका नाम क्या है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। मेजर पोर्शन इस कचड़े का, मेजर पोर्शन ऑफ दिस, मेजर पोर्शन मतलब इस कचड़े का, अगर मैं बोलूं इस सारे के सारे कचड़े को इस टैंक में डाल दिया जाता है, नहीं, ज्यादातर हिस्सा इस टैंक में डाल देते हैं। टैंक में डालने के बाद क्या करते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज ट्रांसफर्ड टू दिस टैंक, इज ट्रांसफर्ड टू दिस टैंक। फिर क्या होता है बेटा, फिर क्या होता है,
यहाँ पर इसका नाम एनारोबिक है, दैट मीन्स यहाँ पर एनारोबिक माइक्रोब्स हैं। ये एनारोबिक माइक्रोब्स इस कचड़े को, इस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन से इनको बायोगैस मिलता है। तो सोचो, एक पन दो काज हो गया ना, सीवेज ट्रीट भी हो गया और सीवेज ट्रीट करते करते तुम्हें बायोगैस भी मिल गया। कितनी अच्छी बात है, बायोगैस अच्छी वाली गैस, ठीक है, पोल्यूशन नहीं कॉज करती, इको फ्रेंडली है, यूज कर सकते हो तुम इसको कुकिंग वगैरह के लिए, इट्स सो गुड। पोल्यूशन भी कम कर दिया तुमने, लगे हाथ बायोगैस भी बना लिया। तो ये इस तरीके से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। अब तो मैंने इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें प्रोसेस समझाया है, बट लिखने के लिए तो तुम्हें लिखा हुआ भी चाहिए, तो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ अपने लिखे हुए कंटेंट के साथ, ठीक है। आओ फटाफट कर लेते हैं, एनसीईआरटी की बात भी हो जाएगी। तो देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। जो बड़े बड़े स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, उनको फिल्टर करके छान लो। जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो फ्लोट करने वाले डेब्रिस मतलब मलबा, कचड़ा, ठीक है, इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्योंकि आपने देखा था जो फिल्टर्स थे वो सीक्वेंस में लगे थे, बारी बारी पार्टिकल्स जिस भी साइज के प्रकार के थे उनको रिमूव करते जा रहे थे, ठीक है, बाय पासिंग थ्रू वायर मेश स्क्रीन्स बाय फिल्टर्स। जो ग्रिट पार्टिकल्स थे, ग्रिट का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी थी या जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पेबल्स, ठीक है, उनको कैसे रिमूव कर रहे थे बेटा, वो फिल्टर से तो पास कर जा रहे थे, तो फिल्ट्रेशन से वो रिमूव हुए नहीं मिट्टी। तो मिट्टी वगैरह को रिमूव करने के लिए हमें सेडिमेंटेशन का सहारा लेना पड़ा, यही बताया था ना। जो चीजें सेटल हो जाती हैं, जो सेडिमेंट मिट्टी नीचे रह जाती है, उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। जो सुपरनेटेंट, दैट मीन्स जो ऊपर फ्लोट कर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का है, प्राइमरी एफ्लुएंट। ये कचरा प्राइमरी ट्रीटमेंट का है, तो प्राइमरी स्लज। इसके बाद ये एफ्लुएंट अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, इसको साफ करने के लिए हम इसको भेज देते हैं आगे के प्रोसेस में। इसकी गाड़ी आगे चले जाती है, किधर की तरफ, जहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के डब्बे लगे हुए हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पर यूज होता है, देयर इज अ यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। कौन से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेटा, हम माइक्रोब्स की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जहां जहां पर माइक्रोब्स इस्तेमाल हो रहा है उसी की तो बात कर रहे हैं। तो हमने देख लिया ना माइक्रोब्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी में माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, ठीक है। एक जगह एरोबिक माइक्रोब्स और एक जगह एनारोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स कहाँ, एरेशन टैंक में। एनारोबिक कहाँ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी एफ्लुएंट को पास कर दिया जाता है लार्ज एरेशन टैंक में, जहां पर कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन होती है और एयर सप्लाई दी जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और कॉन्स्टेंटली सीवेज को घुमाया जाता है, एजिटेट करवाया जाता है। एजिटेशन का मतलब घुमाना, हिलाना, ठीक है। यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म फ्लॉक्स। इसकी वजह से उस सीवेज में जो भी यूजफुल माइक्रोब्स हैं उस टैंक में ग्रो करते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है बेटा, ये मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसका, दे आर दी मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद दी फंगल फिलामेंट्स। ये किसके बने होते हैं बेटा, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। कैसे बैक्टीरिया, एरोबिक या एनारोबिक, तो बोलोगे एरोबिक, क्योंकि ये फ्लॉक्स एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लॉक्स बैक्टीरिया और फंगस फिलामेंट के बने होते हैं और ये जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। काम क्या करते हैं, देखो, द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। जितने तेजी फ्लॉक्स ग्रो करेगा उतने जल्दी वो जो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाएगा, एंड दस रिड्यूस दी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जिसकी वजह से पानी का बीओडी घट जाएगा। मैं बीओडी अलग से भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी सीवेज ट्रीटमेंट समझो। बीओडी कहते हैं, बीओडी घट गया दैट मीन्स पोल्यूशन घट गया, ठीक है। व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज इज रिड्यूस्ड, जो भी एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बन रहा है इसको पास कर देते हो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। हर ट्रीटमेंट के बाद एक सेटलिंग टैंक लगा हुआ है। अब सेटलिंग टैंक में चीजों को सेटल कराते हो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। देखो ये जो चीज यहाँ पर स्लज कहाँ गया, यहाँ पर जो कचरा इकट्ठा हुआ है ना, इसको सेकेंडरी सेटलिंग स्लज कहते हो, या दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं बेटा,
क्योंकि इसमें सिर्फ कचरा नहीं है, इसमें क्योंकि तुमने जो सारा सामान यहाँ फेंक दिया ना, तो उस सामान में पानी भी आया और बैक्टीरिया भी आ गए। क्योंकि ये कचरा जो है, ये जो स्लज है, दे आर रिच इन एक्टिव माइक्रोब्स जो हेल्प करते हैं, फ्लॉक्स में रिच है, इसको एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। यही चीज लिखी हुई है। अब क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लज, कौन सा स्लज बेटा, एक्टिवेटेड स्लज, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज इनोक्यूलम इन द एरेशन टैंक, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है स्लज का, उसको पास कर देते हैं बड़े से टैंक में जिसका नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इस स्लज डाइजेस्टर में क्या करते हैं उसका देखो, इन द स्लज डाइजेस्टर्स हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, और वो भी कैसे, जो एनएरोबिक हैं। तो वहां पर एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में बेटा एनएरोबिक माइक्रोब्स मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द डाइजेस्टर्स हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई, फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर गए। ठीक है, इस डाइजेशन से क्या होता है, दिस डाइजेशन प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसको हम बोलते हैं मीथेन मिला, H2S मिला, CO2 मिला, और CH4, CO2 और H2S, ये जो मिक्सचर है बेटा गैस की, इसी को तो बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस इज अ गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो कितना अच्छा फायदा हुआ, कचरा भी साफ हो गया, बायोगैस भी तुमने बना लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीटली एरोबिक है, नहीं, ये एरोबिक प्लस एनारोबिक है, दोनों प्रकार के माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या कहा एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने ये कहा है कि जो ये स्लज बन रहा है, इसका मेजर हिस्सा इस टैंक में भेज करके इसको डाइजेस्ट करके बायोगैस बना लिया जाता है, बट इसका थोड़ा सा हिस्सा वापस से कहाँ डाल दिया जाता है, एरेशन टैंक में। जैसे पूरी दही हम नहीं खाते ना, थोड़ी सी दही बचा लेते हैं इनोक्यूलम की तरह एक्ट कराने के लिए, क्योंकि सारा का सारा फ्लॉक्स तुमने यहाँ भेज लिया था। अब सारा का सारा फ्लॉक्स यहाँ भेज दोगे तो फ्लॉक्स तो बचा ही नहीं ना इस प्रोसेस को दोबारा कराने के लिए, तो मेजर हिस्सा यहाँ भेज देते हैं, पर थोड़ा सा हिस्सा एक्टिवेटेड स्लज का हम दोबारा से यहाँ डाल देते हैं, बिकॉज उसी एक्टिवेटेड स्लज में फ्लॉक्स है, सो दैट फ्लॉक्स यहाँ पर आ सके दोबारा से, और दोबारा से सीवेज जाए तो प्रोसेस को कंटिन्यू करा सके। ठीक है, तो हमने पढ़ भी लिया, हमने लिख भी लिया। अब देखो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस, यू कैन अप्रिशिएट, भैया चलो अप्रिशिएट करो, यस अप्रिसिएशन तो करना चाहिए ना, करते रहना चाहिए, कोई भी हो। ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स, भले माइक्रोब्स क्यों ना हो, टीचर का तो करते हो आप, माइक्रोब्स का भी करो भाई, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग सो मेनी, मतलब इतने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है पानी में, उसको ट्रीट कर रहे हैं, पानी को पोल्यूशन होने से बचा रहे हैं। ठीक है, इट प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। This methodology has been practiced for more than a century now. ठीक है, in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. You can see the importance. You are aware that due to increasing urbanization, क्योंकि population बढ़ रही है, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, कचरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज नाउ। ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज नॉट इंक्रीज्ड इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। जितनी मात्रा में कचरा बढ़ रहा है, सीवेज बढ़ रहा है बेटा, उतनी मात्रा में एसटीपीज है ही नहीं। ठीक है, अब ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। So the untreated sewage is often discharged directly into the river. तो क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रही है इंडस्ट्रीज, बिना ट्रीट किए कर दे रही, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट्स ही नहीं है इतने। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज दिस कॉज वाटर पोल्यूशन। तो इसको टैकल क्या कैसे किया गया है, इसको देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की, इन्होंने 2 प्लान्स को इनिशिएट किया। एक था गंगा एक्शन प्लान और एक था यमुना एक्शन प्लान, क्योंकि यमुना एंड गंगा हमारे इंडिया की मेजर रिवर्स हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो इनको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी था। तो इन प्लान्स के थ्रू इन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई कि कैसे हम अपनी जो मेजर रिवर्स है उनको पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्लान के अंदर था। तो देखो लिखा हुआ है, टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन, अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स।
प्लान्स के अंदर क्या था, ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लान बनाओ और ये कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही डिस्चार्ज होने चाहिए रिवर में। और फिर ये लिखती है कि अपने टीचर के साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट विजिट करो और आइडिया लो कि उसका बिल्ड कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो होपफुली शायद आपके स्कूल में टूर पे ले गए होंगे, नहीं ले गए हैं तो इमेजिनरी ट्रीटमेंट प्लान का सेटअप हमने बना रखा है, पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी, अगर पीना है तो टर्जरी भी कराना पड़ता है, बट एनसीईआरटी में टर्जरी पढ़ाती नहीं है बोर्ड्स के लिए, तो हमें पढ़ना नहीं। ठीक है, वैसे मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है कि टर्जरी में होता क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बीओडी। बीओडी क्या होता है ये सुन लो, ठीक है। बीओडी क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या हम इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी एनसीईआरटी लिखती है। ऑक्सीजन डिमांड, तो देखो ये क्या है, ये डिमांड है। कैसी डिमांड है देखो, बीओडी रिफर्स टू दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria. BOD क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय माइक्रोब्स। जितना ज्यादा बीओडी है उतना ज्यादा पोल्यूशन का लेवल है। अरे मैम ये तो अंग्रेजी की लाइन हो गई मैम, इतनी अंग्रेजी नहीं आती हमें, बच्चे बहुत सारा सोच रहे होंगे। तो देखो क्या है, इसको सस्ते भाषा में समझते हैं, अपनी नॉर्मल देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक पतीला है बेटा, इस पतीले में 1 लीटर है वेस्ट वाटर का। वेस्ट वाटर का मतलब क्या है बेटा, पॉल्यूटेड वाटर, इट इज पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो एक पॉल्यूटेड वाटर क्या है, अभी आपको पढ़ाया ना, इस पॉल्यूटेड वाटर में यू विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स, एज वेल एज आपको इसके अंदर मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ऊपर एरो दिखा रहे हैं ना, मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बेटा उतना ज्यादा पोल्यूशन है इस पानी में, ठीक है। अब आपको पता है इसमें जो वेस्ट वाटर है इसमें कुछ माइक्रोब्स भी हैं अच्छे वाले, इसमें कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी हैं जो इस पानी को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स कैसे ट्रीट करते हैं, ये एरोबिक माइक्रोब्स हैं। कैसे माइक्रोब्स है बेटा, एरोबिक माइक्रोब्स। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन चाहेंगे अपना काम करने के लिए, बिना ऑक्सीजन के अपना काम नहीं कर पाएंगे। इनका काम क्या है, पानी में जो कचरा है उसको खाना, उसको कम करना। कचरा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो फ्लॉक्स अपना काम दिखाए, जैसे तुम्हें अगर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है, तुम्हारा पेट भी भरा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बिना पढ़े दिमाग में काम मतलब काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर फ्लॉक ये चाहते हो, ये फ्लॉक्स है ना, अगर आप चाहते हो ये फ्लॉक्स काम करे तो इसको भी समय समय पर ऑक्सीजन की जरूरत लगती रहती है, देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। अगर ये फ्लॉक्स मोर ऑक्सीजन डिमांड करे, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करे, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट more organic matter is present, more organic matter is present, and this, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, this indicate water is highly polluted, और ये इंटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर पानी ज्यादा पोल्यूटेड है दैट मीन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ की संख्या इज वेरी लेस। और अगर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही नहीं है तो कोई मछलियां रहना पसंद करेंगी, नहीं, मछलियां नहीं है तब समझ जाना पानी पोल्यूटेड है। अब ये जो चीज हमने लिखी है, ये हमने क्या दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि पानी खराब है। पानी खराब दिखाने के लिए हमने तरीका क्या देखा, हमने तरीका क्या इस्तेमाल किया, हमने ये तरीका देखा कि उसमें मतलब ये जो यूजफुल माइक्रोब्स है इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। हम किसकी डिमांड देख रहे हैं, हम ऑक्सीजन की डिमांड देख रहे हैं। तो जो डिमांड ये माइक्रोब
क्रिएट कर रहा है इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, इसी डिमांड को हम क्या कहते हैं बेटा, बीओडी। तो अगर इस माइक्रोब की डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए, दैट मींस पानी उतना पोल्यूटेड है, तभी इसको ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है उसको तोड़ने के लिए। अगर इसकी डिमांड कम होगी, दैट मींस ऑर्गेनिक मैटर कम होते जा रहे हैं, दैट मींस बीओडी कम होता जा रहा है, दैट मींस पोल्यूशन कम होता जा रहा है। बीओडी बेटा डायरेक्टली रिलेटेड होता है पोल्यूशन के। मोर दी बीओडी मोर दी पोल्यूशन, लेस दी बीओडी लेस दी पोल्यूशन। एंड आप कह सकते हो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी का इनवर्स रिलेशन है। अगर डिमांड ज्यादा है, दैट मींस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर कम है बेटा, दैट मींस पोल्यूशन ज्यादा है। क्लियर है? ये मैं आपको इन्वायरमेंटल इश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो बीओडी वो डिमांड है जो माइक्रोब क्रिएट करता है बेटा, ठीक है, किसको तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है दैट मींस पोल्यूशन ज्यादा है। जैसे घर में मम्मी रोटी बनाए जा रही है बनाए जा रही है बनाए जा रही है, आप बार बार कह रहे हैं मम्मी रोटी दो रोटी दो, दैट मीन्स मेहमान आए हुए हैं, वो भूखे ज्यादा हैं, इसीलिए रोटी की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। मेहमानों का पेट बढ़ जाएगा, डिमांड भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक मैटर पानी से कम होने लगेगा तो डिमांड भी घटने लगेगी। दैट और ऑर्गेनिक मैटर का कम होना पानी से, दैट मीन्स पोल्यूशन का कम होना। में आ रहा है? ओके आज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि बायोगैस में कैसे हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बायोगैस क्या है, अभी मैंने आपको बताया बेटा ये मिक्सचर है इनफ्लेमेबल गैस का, और उस मिक्सचर में क्या क्या आता है, मीथेन, SO2, CO2, H2S भी आता है, हाइड्रोजन गैस भी आता है, बट मेन क्या है बेटा, मेन इज मीथेन, तभी हम इसको मीथेन गैस भी बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स वाला चैप्टर, दैट मींस बायोगैस बनाने के लिए भी माइक्रोब्स लगती है। यस मैम, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? यस। कौन सा माइक्रोब लगता है बेटा, मिथेनोजेंस, जिसके बारे में 11th क्लास एनसीईआरटी पढ़ाती है आपको। मिथेनोजेंस एक ग्रुप है आर्कीबैक्टीरिया का, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। इसके अंदर बड़े सारे एग्जांपल्स आते हैं। वन सच मिथेनोजेन इज मिथेनोबैक्टीरियम, और यही बेटा बायोगैस बनाने में हेल्प करता है। ये कैसा माइक्रोब होता है बेटा, ये एनएरोबिक माइक्रोब होता है। कैसा? एनएरोबिक। दैट मींस ये एनएरोबिक में ही अपना कमाल दिखाएगा, एनएरोबिक कंडीशन में ही। एनएरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं है वहीं पर ये बना सकता है बायोगैस। तुम ऑक्सीजन दे करके बनाने की कोशिश करो ना बच्चा, ना नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिथेनोजेंस पर्टिकुलरली मिथेनोबैक्टीरियम anaerobically break down cellulosic material to produce CO2 and H2, ठीक है। कहां पर मिलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम? ये मिलते हैं पेट में। किसके पेट में? रूमिनेंट्स, कैटल के पेट में, गाय और भैंस के पेट में मिलेंगे। अब जो गाय और भैंस सेल्यूलोज खा रही है, ठीक है, हम क्या सेल्यूलोज तोड़ सकते हैं? हम घास खा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेल्यूलोज है उसको तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है, बट गाय और भैंस के पास है। तो गाय और भैंस जो भी ग्रास खा रही है, जो भी सेल्यूलोजिक मटेरियल अंदर ले रही है, उसके डाइजेशन के लिए ये बैक्टीरिया वहां पर मौजूद है। और जब ये डाइजेस्ट करते हैं बेटा, देखो लिखा हुआ है कि मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ कहाँ पर मिलता है। ये मिलता है बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी बायोगैस बन रहा था ना बेटा। दैट मीन्स वहां पर जिस एनारोबिक माइक्रोब की हम बात कर रहे थे वो यही था, ये उस डाइजेस्टर टैंक में मौजूद था, तभी वहां पर उस स्लज को ट्रीट करके उसने वहां पर भी मिक्सचर ऑफ गैस बनाया, और यहां पर भी मिक्सचर ऑफ गैस बना रहा है, ठीक है। दूसरा, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा मिथेनोबैक्टीरियम? ये प्रेजेंट होते हैं र्यूमेन में। र्यूमेन क्या है? एक पार्ट ऑफ स्टमक है। किस कहां पर मिलता है? कैटल में, वही गाय भैंस, दस प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द कैटल। तो मिथेनोबैक्टीरियम उनके पेट में रह करके सेल्यूलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। उस डाइजेशन के दौरान तुम्हें ये गैस के मिक्सचर्स मिलते हैं, और एक तरीके से वहां पर वो पेट में रह करके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करा करके उनके न्यूट्रिटिव पार्ट में भी हेल्प कर रहे हैं। अब बेटा डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी निकालती है। गाय और भैंस का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको गोबर कहते हैं। गोबर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल बायोगैस को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि गोबर में मिलेंगे मिथेनोबैक्टीरियम, क्योंकि वहीं से तो आ रहे हैं,
पेट में जो भी सामान था, पेट में मिथेनोबैक्टीरियम थे, अब हर सामान थोड़ी एब्जॉर्ब और वो हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड भी होता है, तो वेस्ट के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलता है, उनके वेस्ट को हम गोबर कहते हैं, या आप काऊ डंग कह सकते हो, ज्यादा अंग्रेज बनोगे तो, ठीक है, गोबर बोलने में शर्म आ रही, बट गोबर हमारी एनसीईआरटी लिखती है, नहीं तो आप कैटल का एक्सक्रीटा बोल सकते हो, ठीक है। इसमें भर भर के ये मिथेनोबैक्टीरियम है, पेट के थ्रू वहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम में रिच होता है, ये वही बैक्टीरिया जो बायोगैस बनाते हैं, तभी हम गोबर गैस को इस्तेमाल करते हैं बायोगैस के लिए, गोबर को इस्तेमाल करते हैं, तभी उसको गोबर गैस भी कहा गया, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखवाती हूँ। अ, उसको लिखवाने से पहले, क्योंकि वो नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस यहाँ लिखवा देती हूँ। बायोगैस, बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। वाई बेटा? सिंस गोबर इज रिच इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया useful for production of biogas, क्योंकि गोबर से इस्तेमाल, गोबर को इस्तेमाल कर रहे हैं बायोगैस बनाने के लिए, इसलिए बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में ये सेटअप है, तो सेटअप पढ़ाने से पहले, इंडिया में बेटा गाय भैंस ज्यादा कहाँ पर मिलती है? रूरल इलाके पे, तो बायोगैस का प्लांट भी आपको रूरल इलाके में ही दिखाई देगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा अपने विलेजेस में या टाउन्स में, समर्ज कह रही हूँ, अंडरग्राउंड होता है, मेन जो इसका टैंक होता है, एक तो बदबू भी बहुत आती है, बिकॉज गोबर को ही तो तुम प्रोसेस कर रहे हो, गोबर बहुत खुशबूदार तो होता नहीं है, तो आई गेस तुम लोग ने विजिट किया होगा, ठीक है, यस। तो देखो लिखा हुआ है, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी, गोबर को इस्तेमाल करके गोबर गैस, एक बायोगैस जो एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको बनाने वाली ये टेक्नोलॉजी जो स्टैब्लिश की गई थी, ये किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप की थी, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी आपको ज्यादातर, ये जो गैस प्लांट है आपको ज्यादातर रूरल एरियाज में दिखेगा, गाय वगैरह वहीं ज्यादा है। अब ये देखो एक प्लांट है, ठीक है, 3 टैंक्स आपको लगे हुए हैं, ये दोनों छोटे छोटे टैंक है, सबसे मेन टैंक ये टैंक होता है, सबसे पहले वाले टैंक में गोबर और पानी डाला जाता है। गोबर क्यों? क्योंकि गोबर इज द रॉ मटेरियल, क्यों है? क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया रिच होते हैं जिससे हम बायोगैस बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लरी। स्लरी क्या होता है बेटा? स्लरी इज एक्चुअली गोबर और पानी का मिक्सचर, बहुत गीला नहीं होना चाहिए, सेमी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, और उस सेमी लिक्विड फॉर्म स्लरी को हम इनलेट टैंक में भेज देते हैं, ये इनलेट टैंक है। इनलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके थ्रू चीजें अंदर आ रही हैं। फिर ये टैंक जुड़ा हुआ है इस टैंक से, इस टैंक को डाइजेस्टर टैंक कहा गया है। इसकी जो गहराई होती है ना, जमीन के अंदर 10 से 15 फीट डीप होता है, ये मेन टैंक है, इसी में सारे के सारे माइक्रोब्स मौजूद, मतलब यहाँ पर डाइजेशन होगा, इसीलिए इसको डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। तो गोबर में क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम, तो मिथेनोबैक्टीरियम यहाँ पर अपना डाइजेशन शुरू करेगा, ठीक है, और उसके डाइजेशन से मिलता है मिक्सचर ऑफ गैस, गैस को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है गैस होल्डर, इसके ऊपर एक कवर होता है बेटा, उसको फ्लोटिंग कवर कहते हैं, दैट कीप्स ऑन राइजिंग, क्योंकि गैस अंदर बन रही है ना, जैसे अपने भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखा है गैस पर, जल्दी गर्म हो जाए तो मम्मी इन लोग ने देखा होगा एक प्लेट रख देती हैं, तो जब पानी गर्म होने लगता है तो अंदर स्टीम बनती है, वेपर बनता है, ठीक है, तो वो भी प्लेट ऊपर ऊपर ऐसे नीचे नीचे नहीं होती, तो यहाँ पे भी गैस प्रोड्यूस होती रहती है, तो फ्लोटिंग कवर कीप्स ऑन राइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर गैस कलेक्ट किया, यहाँ पाइपलाइन लगी हुई है, इस गैस पाइपलाइन को सप्लाई कर दो डोमेस्टिक घरों में, कुकिंग वगैरह के लिए उसको इस्तेमाल कर लो। अब आपको पता है डाइजेशन, सब कुछ नहीं डाइजेस्ट हो जाता, कुछ बचा खुचा सामान भी रह जाता है, उस बचे खुचे सामान को हम दूसरे टैंक में कलेक्ट कर लेते, दैट इज आउटलेट टैंक, बट है तो गोबर ही ना, गोबर का डाइजेशन किया था, कुछ गोबर बच गया, तो मतलब जो चीज रह गई, ठीक है, डाइजेशन से जो गैस बन गई ठीक है, बट जो कचड़ा रह गया वो ऐसा कचड़ा नहीं है, तो गोबर ही है, उसका एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रोसेस में देखो कोई वेस्ट निकला ही नहीं, जो वेस्ट था उसको भी हम इस्तेमाल कर, कितनी अच्छा चीज है ये, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में हमारे क्या क्या लिखा हुआ है, जो आपको लिखना है लाइन वाइज। जो रॉ मटेरियल है बायोगैस के लिए वो काऊ डंग है, एक्सक्रीटा। बायोगैस प्लांट के पास एक कॉन्क्रीट टैंक होता है
जिसकी गहराई 10 से 15 मीटर फीट होती है, ठीक है, और इसी में बायो वेस्ट और स्लरी ऑफ डंग इज कलेक्टेड। द टैंक हैज फ्लोटिंग कवर दैट कीप्स ऑन राइजिंग, जैसे जैसे अंदर गैस बनती रहेगी। मिथेनोबैक्टीरियम जो गोबर में प्रेजेंट होता है, ये उस बायो वेस्ट पर एक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, बायोगैस। द गैस प्रोड्यूस इज सप्लाइज टू नियर बाई हाउसेज बाय एन आउटलेट, देखो घरों में पाइपलाइन कनेक्टेड है ना, थ्रू एनदर आउटलेट। जो भी स्पेंड स्लरी है, मतलब जो भी बचा कुचा सामान है, इट इज रिमूव्ड टू बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं दूसरे टैंक में, उसको वहां उसके बाद उसको फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पस, ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यस दैट्स ऑल। अब बायोगैस के लिए एक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, वी ऑलरेडी नो दैट। इसमें डोमिनेटली मेन क्या होता है, मैंने आपको बताया, मीथेन। कैसे प्रोड्यूस होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से, तभी हम इसको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ रहे हैं। इसको एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, बताया ना, कुकिंग और लाइटनिंग के लिए। यू मे हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स, यस। देखो फर्मेंटेशन में ये CO2 को प्रोड्यूस कर सकता है, बायोगैस में CH4, CO2, SO2, H2S, H2 कितने मिक्सचर बना रहा है, ठीक है। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स, जिस प्रकार का माइक्रोब्स बना यूज करोगे बेटा, उस प्रकार के आपको गैस के एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उस प्रकार के आपको एंड प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे तुम अगर ईस्ट वाला माइक्रोब यूज कर रहे हो तो CO2 और एथेनॉल एंड प्रोडक्ट मिल रहा था। अगर तुम मिथेनोबैक्टीरियम इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें मिक्सचर ऑफ गैसेस मिल रहे हैं, बट गैसेस मिल रहा है एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इन द एग्जाम्पल साइटेड इन रिलेशन टू द फर्मेंटेशन ऑफ डब, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, चीज मेकिंग में, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में जो मेन गैस रिलीज होती थी वो CO2 थी। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पर, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। यहां पर कौन मेन गैस है बेटा, मीथेन, फॉलोड बाय CO2 एंड H2। ये जो बैक्टीरिया है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इसका एक एग्जाम्पल देखो क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया कहां पर मिलते हैं बेटा, एनएरोबिक स्लश डाइजेस्टर में, जो हमने देखा। ये बैक्टीरिया और कहां पर मिलते हैं, र्यूमेन, स्टमक का एक पार्ट है। बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल कैटल के खाने में होता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया उन सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। क्योंकि बेटा जो भी हम खा रहे हैं, जब वो टूटेगा हमारे शरीर में जाकर के, तभी हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जो भी सेलुलोजिक मटेरियल गाय भैंस खा रही हैं, वो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए वो बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। ह्यूमंस के लिए हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आंसर वुड बी नो। जो एक्सक्रीटा होता है कैटल का, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज गोबर। गोबर भी इस बैक्टीरिया में रिच होता है, तभी गोबर को इस्तेमाल करते हैं हम बायोगैस बनाने के लिए। एंड फॉर दिस रीजन बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं हम, क्वेश्चन। तो फटाफट रेडी हो जाओ मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए और अपने आप को मार्क्स देने के लिए एट द एंड कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ग्रेटर BOD जो होता है वेस्ट वाटर का, ये क्या इंडिकेट करता है, तो मैंने आपको बताया ना, इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कंटेंट, नो इट डिक्रीजेस, यस। BOD अगर ज्यादा है तो बताया था ना, उस पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन फिर कम है। द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा हम नहीं बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। दैट मीन्स पानी उतना पोल्यूटेड है, मोर द BOD मोर द पोल्यूशन। नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज रिमूव्स ग्रिट, नहीं, ग्रिट रिमूव करने के लिए प्राइमरी होता है। ऑर्गेनिक मैटर भले सेकेंडरी करता है, बट ग्रिट प्राइमरी करता है। इसमें कोई भी हिस्सा खराब तो पूरा ये ऑप्शन खराब। इट इन्वॉल्व श्रेडिंग, चर्निंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, नहीं, ये सब प्राइमरी का प्रोसेस है, ये भी नहीं होगा। इट डज नॉट रिक्वायर एरेशन, नहीं, इट डज रिक्वायर एरेशन। बिना एरेशन के एरोबिक माइक्रोब्स कैसे काम करेंगे भैया, बिना खाने के तुम पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये गलत। इन्वॉल्व माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यस, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कराया जाता है। डाइजेशन कराने के लिए हम एरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल लेते हैं, जिनको हम फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स जितना ऑर्गेनिक मैटर खाएगा उसको उतनी डिमांड की जरूरत पड़ती है, उसी डिमांड को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा,
द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन द पार्ट ऑफ, क्या होता है बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट? फिल्टरेशन करना, चीजों को फिल्टर करके हटाओ, फिजिकल प्रोसेस है ना, कोई ऑर्गेनिज्म लग रहा है, कोई माइक्रोब्स लग रहा है, नहीं, तो फिजिकल प्रोसेस वाले को प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी बायोलॉजिकल है, और टर्शरी में आपको की जानकारी के लिए बता दूं, इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल रेडिएशन का इस्तेमाल होता है बेटा, पैथोजेंस को मारने के लिए पानी में से, और पानी को और साफ बना सको, जैसे तुम उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सको। कौन से फिजिकल रेडिएशन? यूवी रेस का इस्तेमाल होता है पानी को और साफ करने के लिए। यूवी रेस कैन ऑल्सो एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। केमिकल कौन कौन से बेटा? क्लोरीन ट्रीटमेंट करा सकते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओजोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिरकोनियम आयंस का इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो सेकेंडरी के बाद पानी का बीओडी कम है, पोल्यूशन कम है बेटा, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। तो पानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद काफी हद तक साफ हो चुका है, तो रिवर में तुम डिस्चार्ज कर सकते हो, बट पीने के लिए यूज करना है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग, तो इट हैज टू बी क्लीन, मोर क्लीन, और ज्यादा क्लीन करने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट कराओ। टर्शरी में केमिकल और फिजिकल दोनों तरीकों का इस्तेमाल होता है, पानी में जितने पैथोजेंस हैं, जो मिट्टी है उसका पानी साफ नहीं है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है इन प्रोसेस। इसके बाद मस्त पानी हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम सेकेंडरी को ही कहते हैं, तो सारे ऑप्शन गलत, पहला ही सही। बायोगैस में क्या होता है? 30 to 40% ऑफ मीथेन। अच्छा, इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो देखो उल्टा ऑप्शन है, हमने तो पढ़ा था कि बायोगैस में मीथेन ज्यादा होता है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा लग रहा है मीथेन कम है और CO2 ज्यादा है, उल्टा दिया हुआ है बेटा। 50 to 70% मीथेन होना चाहिए, 30 to 40% CO2 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन में सही दिया हुआ है। बाकी अदर गैसेस में 10% आ जाते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन वो 10% की मात्रा में होता है। द डोमिनेंट इज द मीथेन, दैट इज वाई इसको मीथेन गैस भी बोल दिया जाता है, गोबर गैस तो बोलते ही है। 20% मीथेन, ठीक है, वाला ऑप्शन गलत है। प्री डोमिनेंटली 50 to 70% मीथेन, इतना कम मात्रा थोड़ी होगा मीथेन का। प्री डोमिनेंटली मेन गैस इज मीथेन। एंड यस दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आपका काम है एनसीईआरटी को रीड लगाओ फिर से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जनरली कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और अपने स्कोर्स जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको अपने स्कोर्स भी टाइप करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रिपेयर करके आना, रिवाइज करके आना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।